प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान में पाठ 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। जल से हम परिचित हैं और हम पाठ के इसके ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए केवल सीधे प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो इसके प्रश्न उत्तर से संबंधित ही है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य है। हमें ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सत्य असत्य का हमें बताना है। पहला है, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। तो ये कथन सत्य है। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। ये असत्य है, क्योंकि नगर के लोग भी करते हैं और ग्रामीण भी करते हैं। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। यह भी असत्य है, क्योंकि नदियों का जो जल है वो खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत नहीं है। भूमि का जल है वो भी इसमें प्रयोग करते हैं। वर्षा जल का चरम स्रोत है, यानी वर्षा जल का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये कथन सत्य है। अब प्रश्न नंबर 2 है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। भौम जल का मतलब होता है जो जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको हम भौम जल कहते हैं। तो इसकी पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। देखिए, वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में अंतःस्त्रवित हो जाता है और भौम जल की पुनः पूर्ति करता है। मृदा में रिस कर मतलब धीरे धीरे मिट्टी में से पानी जो अंदर जाता रहता है, धीरे धीरे वो ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है और इसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौमजल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। देखिए, इन नलकूपों से अत्यधिक भौम जल का दोहन किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उस क्षेत्र का जल स्तर नीचे गिरता जाएगा और दीर्घावधि में लंबे समय के बाद में उस क्षेत्र में भौमजल की उपलब्धता पर भी संकट आ सकता है। यानी सब ने इस प्रकार के नलकूप लगवा लिए हैं तो वो सब ज़मीन में से पानी निकालते रहेंगे और ज़मीन में जो पानी है वो कम होगा तो फिर नीचे और गहराई में हमें जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं जल स्तर को नीचे गिरना। प्रश्न नंबर 4, मान लीजिए कि आपको किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। इसका उत्तर होगा, जल के सदुपयोग के लिए हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे। पहला, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करेंगे। दूसरा, नालियों और पाइपों से रिसाव को रोकेंगे। तीसरा, चूहों व सांपों के बिलों या सुरंगों को बंद कर देंगे। और खेत के मेड़ यानी बाहर जो दीवार है उसको हम मजबूत करेंगे। प्रश्न नंबर 5, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। इसका उत्तर है, इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। पहला है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है और इसके कारण भूमि में वर्षा जल में के अवसंतरण की दर कम हो जाती है। और दूसरा कारण है कृषि कार्य। कृषि के लिए भौमजल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। फिर अगला है बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है जिसे भूमि से निकाला जाता है। उद्योगों से बढ़ने से भौमजल का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भौमजल के नीचे गिरने के लिए 2 कारक इसके लिए उत्तरदायी है। प्रश्न 6 है, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भर के उसकी पूर्ति करनी है। तो भौमजल प्राप्त करने के लिए नलकूपों और हैंडपंपों का उपयोग किया जाता है। जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, बर्फ, द्रव, पानी, गैस, जलवाष्प है। भूमि की जल धारण करने वाली परत भौमजल स्तर कहलाती है और भूमि में जल के अवसंतरण के प्रक्रम को अंतःस्पंदन कहते हैं। और 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। औद्योगिकरण में वृद्धि जल की कमी का उत्तरदायी है, बढ़ती जनसंख्या भी है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन भी है, अत्यधिक वर्षा नहीं है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा से जल की कमी नहीं होती है, जल की वृद्धि होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए।
प्रश्न नंबर 8, विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है और भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है और विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। तो सही विकल्प इसका घ है, ये विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। अगला प्रश्न है, भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए और इसे चिन्हित कीजिए। तो हम इस प्रकार से ये चित्र इसमें बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये इसमें हैंडपंप दिखाया गया है और ये जल की पुनः पूर्ति इस प्रकार से होती है। वर्षा हैंडपंप है, नदी और झील ये भौम जल और जल भर ये सब इसमें दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार का चित्र इस प्रश्न के उत्तर में आप बना लीजिए। तो ये हमारा पाठ 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए हैं। और ये पाठ और अन्य प्रश्न किसी अन्य वीडियो में किसी और दिन आपसे हम इसकी बात करेंगे।